अब हम बात करेंगे उस वर्ग की जिसे राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नए नागरिकता कानून से बहुत परेशानी थी, और इस वर्ग की नफरत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में इसके बाद झोंक दिया था। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था और जब यह तय हो गया था कि इस देश में राम मंदिर बनेगा, तब सरकार को और भारत की जो सुरक्षा एजेंसी हैं उन्हें ऐसा शक था कि हो सकता है इसके बाद देश में तनाव पैदा हो जाए, हो सकता है देश में दंगे हो जाएं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर देश में बहुत तनाव रहा है। राजनीति पूरी की पूरी इस मुद्दे पर रही है। अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्र इस मुद्दे के आसपास घूमते रहे हैं, या तो इसके पक्ष में या इसके विरोध में। और इस देश में दो ही तरह की राजनीति चली है पिछले 70 साल में, राम मंदिर के पक्ष वाली राजनीति और राम मंदिर के विरोध वाली राजनीति। एक पक्ष कहता था राम मंदिर बना के रहेंगे, दूसरा पक्ष कहता था राम मंदिर हम बनने नहीं देंगे। और देखिए, भगवान श्री राम भारत के हैं, भारत के डीएनए में है, और भारत नहीं, ना जाने कितने देशों के डीएनए में है। उस देश में, भारत के उस देश के लोगों को यह कहना पड़ा कि हमें राम मंदिर चाहिए, और 500 साल इंतजार करवाया गया। लेकिन जब यह फैसला आया था तब कुछ नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा तनाव पैदा नहीं हुआ, कोई ऐसी घटना नहीं हुई, अप्रिय घटना जिससे ऐसा लगे। और शायद आप सब लोगों को यह लगने लगा होगा कि इस देश में सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है, दिल से स्वीकार कर लिया है। तब हमने जी न्यूज पर भी अपील की थी कि जो फैसला आया है उसे सब वर्गों को अब दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वो इसके खिलाफ भी काम करते हुए क्यों ना रहे हो इतने साल से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस फैसले को खून के घूंट की तरह उस दिन तो पी लिया, लेकिन यह प्रण भी ले लिया कि जब भी मौका आएगा इसका बदला हम उतारेंगे जरूर। और यह एक ऐसा वर्ग था जिसके अंदर नफरत बढ़ती चली गई, गुस्सा, नाराजगी बढ़ती चली गई, और उन्हें सिर्फ यह बात अंदर ही अंदर खा रही थी कि इस देश में राम मंदिर कैसे बन सकता है। यह बात उन्हें मंजूर नहीं थी। और उसके बाद ये सारे लोग एक मौके की तलाश में थे, और इन सब लोगों ने आपस में यह बात की कि सही मौके का इंतजार करो, सही समय का इंतजार करो, उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आपको याद होगा, दिल्ली में इसी साल फरवरी में धार्मिक आधार पर दंगे हुए थे, और दिल्ली देश की राजधानी है। मीडिया के एक हिस्से ने उन दंगों की सच्चाई को पूरी तरह से छिपाने की कोशिश की थी, आपको सच्चाई बताई नहीं थी। लेकिन कहते हैं सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं। और आज ठीक वैसा ही हुआ है। जब जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो से दिल्ली के दंगों की रिपोर्टिंग की थी, जब इसकी पड़ताल की थी, तो एक नाम प्रमुखता से सामने आया था। यह नाम था आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का। नाम आपने भी सुना होगा, अब तक आप जान भी गए होंगे ताहिर हुसैन कौन है। तब मीडिया के एक हिस्से ने यह दावा किया था कि ताहिर हुसैन को उसके धर्म की वजह से, उसके नाम की वजह से फंसाया जा रहा है, क्योंकि उनका संबंध एक धर्म विशेष से है। लेकिन अब उसी ताहिर हुसैन को लेकर जो बातें दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आई हैं, उसके बारे में आज आप सबको जरूर जानना चाहिए। दिल्ली पुलिस की जांच और ताहिर हुसैन के बयानों के आधार पर इस मामले में एक चार्जशीट तैयार हो रही है, और आज इसी से जुड़े कुछ दस्तावेज हमारे पास हैं। मैं आपको इसके कुछ अहम हिस्से आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच का सार क्या है और इन दंगों की साजिश की पूरी क्रोनोलॉजी क्या थी। पहली बात यह है कि ताहिर हुसैन, जो दंगों के समय आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसने वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उसे टिकट मिला नहीं था। इस बीच ताहिर हुसैन की मुलाकात खालिद सैफी नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसकी आम आदमी पार्टी में अच्छी पकड़ थी, और खालिद सैफी एक एनजीओ चलाता था। अब आप सोचिए, एनजीओ के नाम के पीछे कैसे कैसे लोग छुपे हुए हैं, कैसे कैसे लोग एनजीओ चलाते हैं। ताहिर हुसैन के मुताबिक खालिद सैफी कट्टर सोच वाला व्यक्ति था, और उसी से प्रभावित होकर ताहिर हुसैन भी कट्टरपन की तरफ मुड़ गया और खुद भी कट्टर बन गया। तो अब आपने यहां यह देख लिया होगा कि एनजीओ, अगर कोई कट्टरपंथी व्यक्ति एनजीओ चला रहा है तो उस एनजीओ के जरिए वो क्या करता होगा। इसके बाद 2017 में खालिद हुसैन ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ा और वो जीत गया। दूसरी बात जो आपको समझने वाली है, पहली तो एनजीओ की आपने समझ ली, दूसरी बात यह है ऐसी सोच वाले इंसान को आम आदमी पार्टी ने टिकट भी दे दिया,
और अपना पार्षद भी बना दिया। इस बीच 2014 में भारत में बीजेपी की सरकार आ चुकी थी और ताहिर हुसैन को मुसलमानों की चिंता तब सताने लगी और उसने सोचा कि उसे अपने राजनीतिक रसूख और पैसे का फायदा उठाकर अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए और हिंदुओं को सबक सिखाना चाहिए। यह हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये जांच में सामने आया है। ताहिर हुसैन की सोच को आगे बढ़ाने का काम इसी खालिद सैफी ने किया जो एनजीओ चलाया करता था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद खालिद सैफी ताहिर हुसैन के पास आया और कहा कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब तुम तैयार रहो। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर को लेकर फैसला आ गया और नया नागरिकता कानून भी लागू हो गया, तो ताहिर हुसैन की नफरत और इस जैसे और लोगों की नफरत अचानक से और ज्यादा बढ़ गई। तो 3 बड़े फैक्टर्स हैं। कश्मीर से 370 हटा लेना, उससे ये लोग नाराज हो गए। दूसरा, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और तीसरा, जो नया नागरिकता कानून आया। ये 3 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स थे जिसने इस वर्ग को बहुत परेशान कर दिया। इसके बाद खालिद सैफी ने ताहिर हुसैन की मुलाकात, अब आप सोचिए किससे कराई होगी। यह मुलाकात कराई जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद से। नाम तो आप जानते ही होंगे, उमर खालिद का नाम बड़ा मशहूर है, आप पढ़ते रहते हैं। यह मुलाकात 8 जनवरी को दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के दफ्तर में हुई। और क्या आप जानते हैं कि पीएफआई का यह दफ्तर कहां था जहां यह मुलाकात हुई? यह दफ्तर दिल्ली में शाहीन बाग में था। उसी शाहीन बाग में जो नए नागरिकता कानून के विरोध का केंद्र बना हुआ था, वहीं पर यह मुलाकात हुई। खालिद सैफी ने इस मुलाकात के दौरान ताहिर हुसैन को यह भरोसा दिलाया कि पीएफआई हर तरह की साजिश के लिए पैसा मुहैया कराएगा। इसके बाद इन लोगों ने यह योजना बनाई, षड्यंत्र किया कि ये दिल्ली में कुछ ऐसा करेंगे जिससे केंद्र सरकार हिल जाएगी और सरकार को नया नागरिकता कानून वापस लेना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि इस षड्यंत्र में किसका क्या रोल था। खालिद सैफी को लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारने का काम दिया गया। आप लोगों को भड़काएंगे और उन्हें सड़कों पर उतारेंगे, ये सैफी का काम था। ताहिर हुसैन को उसके ऊंचे मकान का फायदा उठाकर कांच की बोतलें, पत्थर, पेट्रोल बम और तेजाब जमा करने के लिए कहा गया। इसके बाद इसी साजिश के तहत शाहीन बाग की तर्ज पर देश के अलग अलग इलाकों में भी धरने प्रदर्शन शुरू किए गए। खुद खालिद सैफी ने दिल्ली के खुरेजी में धरना शुरू करवाया। इस बीच उमर खालिद ने, जो जेएनयू का छात्र नेता है, आपको याद होगा इससे पहले भी उमर खालिद भारत विरोधी प्रदर्शन करता रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता रहा है, उस पर केस भी चला है। और आपको याद होगा 2016 में जब अफजल गुरु के पक्ष में जेएनयू में प्रदर्शन किया गया था, उस समय भी उमर खालिद का नाम उसमें आया था। उमर खालिद ने इस बीच ये भरोसा दिलाया कि पीएफआई, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो जामिया मिलिया की इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी, कई राजनेता, वकील और दूसरे मुस्लिम संगठन इस कोशिश में उनके साथ हैं। यानी इन सारे लोगों ने इन सब लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, जिसमें वकील हैं, इसमें एनजीओ वाले लोग हैं, इसमें कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, इसमें नेता हैं, इसमें छात्र नेता हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका भी नाम है। अब आप सोचिए इन यूनिवर्सिटीज में क्या होता होगा। इसी साजिश के तहत यह तय हुआ कि इन धरने और प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चक्का जाम कराया जाएगा और जैसे ही कोई पुलिस वाला या कोई हिंदू नेता वहां पहुंचेगा तो भीड़ को भड़काने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और आपको याद होगा हुआ भी ठीक ऐसे ही। और इसके लिए इन्होंने वक्त जो चुना, बहुत ही महत्वपूर्ण समय इन्होंने चुना। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल्ली आने का इंतजार किया गया और तब इन्होंने सोच लिया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में होंगे तब हम इस षड्यंत्र को अंजाम देंगे ताकि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़े, भारत की पूरे दुनिया में बदनामी हो, डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत से सवाल करने लगे और सरकार को यह कानून वापस लेना पड़े। योजना ये थी। इस बीच ताहिर हुसैन ने इस षड्यंत्र में शामिल दूसरे लोगों को बताया कि उसने अपने इलाके में आने वाले कबाड़ियों से शराब और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें दुगने दामों पर खरीदकर अपने घर में जमा करनी शुरू कर दी हैं। ताहिर हुसैन ने बताया कि आसपास की गलियों में और दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट से पत्थर भी जमा कर लिए गए, क्योंकि हमने आपको अपनी रिपोर्टिंग में भी बताया था कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पत्थर आए कैसे। ये देखिए आपकी तस्वीर भी अगर आप देखेंगे, इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे आ गए अचानक। इन्हें कई दिनों से इकट्ठा किया गया था। इसके अलावा
ताहिर हुसैन ने अपनी चारों गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाकर इनका इस्तेमाल पेट्रोल बम के तौर पर करने की बात भी बताई है। ताहिर हुसैन ने अपने घर की छत साफ करवाने के नाम पर बड़ी मात्रा में वहां तेजाब मंगवाकर रख लिया। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन ने 22 फरवरी को स्थानीय पुलिस थाने से अपनी लाइसेंसी बंदूक भी छुड़वा ली ताकि वो इसका इस्तेमाल दंगों में कर पाए। इसके बाद 24 फरवरी को ताहिर हुसैन ने अपनी इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा किए, उन्हें तेजाब की थैलियों और पेट्रोल बम के बारे में बताया और ये निर्देश दिए कि इनका इस्तेमाल कब और कैसे और किन लोगों पर करना है। ताहिर हुसैन के मुताबिक उसने निर्देश दिए थे कि इन सारे हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं पर और पुलिस वालों पर करना है, दिल्ली पुलिस पर करना है। इसके बाद उसने अपने घर का शटर खोलकर बड़ी संख्या में दंगाइयों को बुला लिया और सीसीटीवी का तार भी काट दिया ताकि इस हिंसा में उसका हाथ होने का कोई सबूत बाहर ना आए। सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं करेंगे। इसके बाद ताहिर हुसैन एकदम सिलसिलेवार तरीके से बताता है कि कैसे उसने और उसके लोगों ने 24 और 25 फरवरी को चुन चुन कर एक धर्म विशेष के लोगों को अपना निशाना बनाया और इसी आधार पर दुकानें जलाई गईं, इसी आधार पर लोगों पर हमले किए गए। इसके बाद 25 फरवरी की शाम को ताहिर हुसैन अपने किसी परिचित के घर पर चला गया। ताहिर हुसैन अगले 2-3 दिनों तक अलग अलग जगहों पर छिपता रहा और बाद में खुद को पीड़ित बताते हुए उसने ये कहा कि उसे जान का खतरा है, इसलिए वो अपना घर छोड़कर भाग गया था। और ताहिर हुसैन के ये इंटरव्यू कई पत्रकारों ने किए थे उसके घर जाकर और लोगों को बताया था कि उस वक्त उन पत्रकारों ने और कुछ न्यूज़ चैनल्स ने कि ताहिर हुसैन के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है क्योंकि उसका एक धर्म विशेष से संबंध है, इसलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। वो तो खुद शिकार है, वो तो खुद अपना घर छोड़कर भाग गया था, लेकिन असलियत कुछ और है। अब देखिए, वो सारे दस्तावेज मेरे पास हैं और जब आप इन्हें सुनेंगे तो आपको नाराज़गी भी होगी, आप क्रोधित भी होंगे। अब आप सुनिए ध्यान से इसमें क्या लिखा है। ये पूरी साजिश का दस्तावेज है। इसमें लिखा है, इसी बीच अयोध्या का राम मंदिर फैसला आने से मुझे लगा, ये ताहिर हुसैन का बयान मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो उसने पुलिस को दिया है। वो अपने बयान में कह रहा है, इसी बीच अयोध्या का राम मंदिर फैसला आने से मुझे लगा कि अब मुसलमानों की स्थिति हिंदुस्तान में बहुत गंभीर और सोचने लायक हो गई है। कुछ दिन बाद CAA कानून के आने के बाद मुझे लगा कि अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है और कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उसी दौरान मेरे पास खालिद सैफी आया और हमने भारत के मुसलमानों की दिनों दिन बिगड़ती स्थिति पर बातचीत की, जिस पर खालिद सैफी ने मुझे बताया कि उसका एक जानकार उमर खालिद है जो JNU का स्टूडेंट है और वो अपनी कौम के लिए जान लेने और जान देने की बातें करता है। यहाँ ध्यान रखिए, ये जो उमर खालिद है ये जान लेने और जान देने की बात करता है। तो वो कहता है उसके साथ मुलाकात करनी होगी। खालिद सैफी ने उमर खालिद से मिलने का प्लान बनाया और प्लान के अनुसार मैं और खालिद सैफी 8 जनवरी को शाहीन बाग में उमर खालिद से PFI के ऑफिस में मिले थे। और PFI आप जानते ही हैं, PFI एक आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है जिसने इस सब की फंडिंग की थी। हमने प्लान बनाया कि हम देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा करेंगे जिससे सरकार हिल जाएगी और इसे अपना कानून वापस लेना पड़ेगा। अब देखिए फिर आगे क्या कहता है। मुझे खालिद सैफी ने कहा, तुम्हारा मकान उस इलाके में सबसे ऊंचा है और छत भी काफी बड़ी है, समय आने पर इसका तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और मुझे यह टास्क दिया गया कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा कांच की बोतलें, पेट्रोल तथा तेजाब और पत्थर इकट्ठे करा सकता हूं, धीरे धीरे इकट्ठा करता रहूं ताकि जरूरत के समय ये काम आ सके। अब देखिए, खालिद सैफी ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत आने वाले हैं और इस मौके पर हम दिल्ली में कुछ ऐसा करेंगे जिससे सरकार घुटनों पर आ जाए और CAA कानून वापस लेने पर मजबूर हो जाए। ये इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश में वोट डालते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। सारा फायदा, सारी सरकारी योजनाओं का फायदा इसी देश से उठाते हैं और कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी सरकार घुटनों पर आ जाए और पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हो। और ये काम होगा तब जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में रहेंगे। 17 फरवरी 2020 को उमर खालिद ने ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान CAA के खिलाफ लोगों से सड़क पर उतरने की अपील की थी, जिसके बारे में मुझे खालिद सैफी ने बताया और मुझसे भी अपनी तैयारियों को तेज करने के लिए कहा।
24 फरवरी को योजना के मुताबिक मैंने पहले से ही अपने घर में पड़ोस के चांदबाग में रहने वाले अरशद कयूम, और उसमें फिर उन्होंने कई लोगों के नाम लिखे हैं, इन सबको अपने ऑफिस के पास रहने के लिए कहा। और उन सब के आगे उन्होंने नाम बताए हैं कौन कौन इनके साथ थे, जिनके नाम अलग अलग हैं। मोहम्मद रिहान, अरशद प्रधान, और इसके यहाँ कोई इलेक्ट्रिशियन काम करता था मोहम्मद आबिद, अकाउंटेंट था मोहम्मद शादाब, और उनके चाचा के लड़के रशीद सैफ़ी और अपने सौतेले भाई शाह आलम को उन्होंने सब ने बुला कर रखा हुआ था। और इन सबको ये बताया गया कैसे पत्थर, पेट्रोल बम तथा थैलियों और बोतलों में भरकर तेज़ाब छत से कैसे और कब नीचे फेंकना है। और यह भी बताया कि सामान का इस्तेमाल केवल हिंदुओं और पुलिस वालों के ऊपर करना है। फिर से आपको बता देता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यक्ति कह रहा है जिसका नाम है ताहिर हुसैन, उसका स्टेटमेंट पढ़कर आपको सुना रहा हूं। हम जानते हैं आप उसके बाद भी हम पर ही आरोप लगाएंगे इस देश में बहुत सारे लोग कि हम सांप्रदायिक हैं, और इसको फिर भी कोई सांप्रदायिक नहीं कहेगा। अब देखिए आगे क्या कहता है। अपने मुसलमान भाइयों व महिलाओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यह बता दिया गया था। 2020 फरवरी 24 को दिन में करीब 1:30 बजे मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, जब काफी मुस्लिम लड़के जो हिंदुओं पर पथराव कर रहे थे को मैंने अपने छोटे से शटर को खोलकर अपने घर अंदर बुलाकर छत पर चढ़ा लिया, और अपने पड़ोस में रहने वाले महक सिंह की पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी होती थीं उन पर लड़कों से पेट्रोल बम फेंकवाकर आग लगवा दी। जो गाड़ियां खुले में खड़ी थीं उन लड़कों को नीचे भेजकर महक सिंह की पार्किंग का शटर तोड़वाकर गाड़ियों में खूब तोड़फोड़ करवाई। मेरे इशारे पर मेरे घर में बने कारखाने में मौजूद वर्कर बाहर से आए हुए लड़कों को मैंने नीचे खड़े वे इकट्ठे हुए हिंदुओं पर पत्थर, तेजाब फेंकने के साथ हमला करवाया। मैंने साजिश के तहत ही अपने घर के बाहर व छत पर लगे सीसीटीवी की तार कटवा दी ताकि कोई उसकी रिकॉर्डिंग ना कर सके। ये अपने बगल वाली बिल्डिंग की जो बात कर रहा है, जिस महक सिंह की बात कर रहा है, उससे ठीक उसी समय मैं महक सिंह की बिल्डिंग में गया था। मैं खुद गया था जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। और अभी आप जो क्लिप हम आपको दिखाएंगे आपको समझ में आएगा कि उसी दिन इस ताहिर हुसैन का नाम सामने आ गया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश का मीडिया, इतने सारे रिपोर्टर उस वक्त वहां घूम रहे थे, इतने सारे न्यूज चैनल, अखबारों के लोग घूम रहे थे, लेकिन इस ताहिर हुसैन का नाम एक आदमी नहीं ले रहा था, एक पत्रकार ने इसके बारे में नहीं लिखा। जबकि वहां जो लोग थे वो लगातार ये बता रहे थे कि इसी मकान से पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, इसी मकान में लोग छुपे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी। देखिए कितनी बड़ी बात है। और यहां से आपको ये पता चलेगा कि हमारा मीडिया कई बार आपसे जानकारियां छुपा लेता है। फिर वो कह रहा है, मैं दिल्ली दंगों में खालिद सैफी व उमर खालिद के साथ साजिश में शामिल होकर अपने जानकारों की मदद से इन दंगों को मैंने अंजाम दिया था। और ये एक दस्तावेज है जो अकाउंट की जो डिटेल्स हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। जो अकाउंट्स की जो डिटेल्स, बैंक डिटेल्स मिली हैं, वो हम आपको बताएंगे। इस दौरान इन दंगों में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला एक और नाम सामने आया है, और यह नाम है इशरत जहां का। इशरत जहां खुद एक पूर्व पार्षद है। इशरत जहां वर्ष 2012 में कांग्रेस की टिकट पर पार्षद बनी थी। यानी ये जो व्यक्ति था अभी जिसके बारे में हमने आपको बताया, ताहिर हुसैन, ये आम आदमी पार्टी की टिकट पर पार्षद बना था, और इशरत जहां कांग्रेस की टिकट पर बनी थी। इशरत जहां की शादी फरहान हाशमी नाम के आदमी से हुई। फरहान हाशमी परवेज हाशमी के बेटे हैं, और परवेज हाशमी तब दिल्ली सरकार में मंत्री थे, तब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। ताहिर हुसैन को तो आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन अब आप ये सोचिए कि ऐसे लोग मुसलमानों के रहनुमा बन जाते हैं, अपने आप को मुसलमानों का नेता बताने लगते हैं, उसी नाम पर चुनाव भी लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, और फिर ये अपने ही वर्ग को भड़काते हैं और उनके अंदर नफरत पैदा करते हैं, फिर देश में नफरत पैदा करते हैं, और ये राजनीति चलती चली जाती है। अभी तो ये पार्षद बने हैं, फिर ऐसे लोग इसके बाद विधायक बनते हैं, उसके बाद मंत्री भी बन जाते हैं, और धीरे धीरे इनकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि ये बड़ी आसानी से देश में नफरत फैलाने में जुट जाते हैं। ये सारे लोग ये जानते हैं कि अगर अपने वर्ग में, अपनी कौम में हमने ये नफरत फैलाई, अगर अपनी कौम को हमने डरा कर रखा, अगर हमने अपनी कौम को ये बताया कि राम मंदिर अगर बन गया तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, अगर हमने अपनी कौम को ये बताया कि चाहे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, केरल में रहते हैं, चाहे आप
देश के किसी हिस्से में रहते हैं, लेकिन कश्मीर से अगर धारा 370 हट गई तो आपका वजूद मिट जाएगा। अगर हमने ये कहकर उन्हें डराया तो इनकी दुकान चलती रहेगी। और यही ये लोग करते हैं। नया सीए कानून आया, नागरिकता कानून, फिर इन्होंने अपने उस कौम को डराया और कहा कि ये कानून आपके खिलाफ है, आपसे कागज मांग लिए जाएंगे, आपको इस देश से भगा दिया जाएगा, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है। और यही कहकर ये अपनी कौम के लोगों को डराते हैं। डराने के बाद उनमें नफरत पैदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम नहीं लड़े तो तुम मिटा दिए जाओगे। और कौम के जो लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इन्हें अपना नेता मान लेते हैं और वो पहले तो नफरत शुरू करते हैं अपने मन में और उसके बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर ये होता है जो दिल्ली में हुआ। कुल मिलाकर जांच के कागजों से ये पता चलता है ताहिर हुसैन का घर दिल्ली दंगों की फैक्ट्री बना हुआ था और जी न्यूज उस समय अकेला ऐसा चैनल था जिसने पहले दिन से ताहिर हुसैन की भूमिका पर सवाल उठाए थे। पहले दिन से। उस समय हमने ताहिर हुसैन को लेकर क्या कहा था और हमें उसके बारे में उस समय वहां के लोगों ने क्या क्या बताया था, उसकी एक झलक आज आपको देखनी चाहिए। मैं खुद उस दिन वहां गया था और लोगों से मैं मिला था और आने के बाद पहले दिन हमने आपको उसी शाम को यह बता दिया था कि इसमें एक आदमी का हाथ है और वो है ताहिर हुसैन। ये क्या दिखा रहे हैं आप? पेट्रोल पंप है सर, ये पेट्रोल बम है। हाँ जी, ये बत्ती बत्ती इसके अंदर बत्ती लगी है। देखो सर, ये मैं बत्ती दिखाऊंगा आपको। ये पेट्रोल पंप है सर। ये अच्छा, ये पेट्रोल पंप देखो सर, बत्ती लगी हुई है इस पे और इधर से काफिला आया और मारा चलेगा सर। ये पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप है सर, ये पेट्रोल पंप है सर। इसके अंदर पेट्रोल रखा हुआ है। देखिए ये सर पेट्रोल भी देखो, ये इन सब के अंदर ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो कितना पेट्रोल है सर। इसमें कागज रखा हुआ है। अच्छा, और ऐसे इसके अंदर ये जो है ये कपड़ा इन्होंने ऐसे ये बॉम्ब बनते हैं। इसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था और उसके अंदर फिर ये आग लगाने के लिए ये कपड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है। इसका मोर्चा बना रखा है सर इन्होंने। ये बिल्डिंग थी वो, ये वाली बिल्डिंग यहाँ से मोर्चा बना रखा था इन लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ से वो ऊपर खड़े हुए थे। ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। अच्छा, ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। ये अच्छा, निगम पार्षद आम पार्टी। और ऊपर से क्या, ऊपर से पत्थर चल रहे थे? पत्थर, ये पेट्रोल बम, ये पेट्रोल बम ये ऊपर से फेंके जा रहे थे यहाँ से। ये सर मोर्चा ही वहाँ था, पूरा मोर्चा यहाँ पर मोर्चा यहीं था, मतलब सारा इंजाम यहाँ था, सारा इंजाम यहाँ था। यहाँ से हुआ। ये बिल्डिंग ना होती तो शायद ये सत्यानाश ना होता। अगर ये बिल्डिंग ना होती तो यहाँ कुछ नहीं होता। ये ईंट को आप देख रहे हैं इसमें, ये ईंट देखिए यहाँ जो गाड़ी के स्क्रीन पर है, ये ऊपर से तोहिर खान वाली बिल्डिंग से सर, वहां से उस बिल्डिंग से इसको फेंका गया है। तोहिर खान वाली बिल्डिंग से फेंका गया, ताहिर खान बिल्डिंग। अच्छा, ये मकान, एक मैं मकान की छत पर आया हूँ अभी। देखो सर इन्होंने कैसा तोड़ दो और सर यहाँ से देखिए तस्वीर कैसी दिखती है। ये मकान की छत है, पत्थर देखिए पूरे मकान की छत पर पत्थर ही पत्थर पूरे बिखरे हुए हैं। किस कदर तोड़ फोड़। जी, यहाँ से क्रॉस किया था तो उसमें आग लगी, इसमें भी आग यहाँ से लगाई सर, क्रॉस वाले मकान में भी ये सीन दिखाऊंगा। अच्छा, क्रॉस करके गए थे आग लोग। उस मकान में भी आग लगाई है। वहाँ तक हम लोग खुद बुझाए हैं। इस वाली बिल्डिंग से सर ये काम सब पेट्रोल पंप यहाँ से फेंके गए। इसकी निगम पार्षद दिल्ली के इस इलाके में दंगा भड़काने का आरोप आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगातार लग रहा था, लेकिन ये बात सामने नहीं आ रही थी। कल जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो बहुत सारे लोगों ने यही नाम लिया, ताहिर हुसैन का नाम। इन सारे लोगों का कहना था कि ताहिर हुसैन के घर की छत से ही तमाम दंगाई पत्थर फेंक रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे और तेजाब फेंक रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने हमें वीडियो भी दिखाए और हमें खुशी है कि हमारी इस रिपोर्ट के प्रसारण के बाद आज दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसलिए ये एक बड़ी सफलता है। आपको याद होगा दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग के दौरान तब मैं अंकित शर्मा के घर गया था। वही अंकित शर्मा जो आईबी में काम करते थे और इन्हीं दंगों के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। और आज जो दस्तावेज हमें मिले हैं जिसमें ताहिर हुसैन का बयान दर्ज है, उसमें अंकित शर्मा के बारे में भी जिक्र किया गया है। मैं आपको पढ़कर बताता हूं। ये मेरे मोबाइल फोन में है दस्तावेज जो मैं आपको यहां से पढ़कर बता रहा हूं और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें वो कह रहा है, दिन में 1 बजे के आसपास मैंने चांद बाग पुलिया के पास काफी मुसलमानों को इकट्ठा किया और मेरे कहने पर मेरे मुस्लिम भाइयों ने हिंदुओं की दुकानें जलानी शुरू कर दी तथा उन पर पथराव शुरू कर दिया। जो चांद बाग पुलिया के पास मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के को पकड़ लिया और मेरे कहने पर उन लोगों ने
उस हिंदू लड़के को डंडे, रॉड और चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। मैंने उनसे कहा कि कोई भी काफिर बचना नहीं चाहिए और इस काफिर को भी खत्म कर दो और इसकी लाश नाले में फेंक दो, जिस पर उन लड़कों ने उस हिंदू लड़के को मारकर उसकी लाश नाले में फेंक दी। ये अंकित शर्मा की बात हो रही है जो आईबी में काम करता था, आपको याद होगा। और अंकित के घर मैं उस दिन गया था और अंकित के घर वालों ने, अंकित के पड़ोसियों ने, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने क्या बताया था, आज ये सुनने का दिन है। क्योंकि उस जमाने में लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया था और कहा था तब हमें सांप्रदायिक बताया गया था, लेकिन आज सच्चाई आप एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए उस दिन अंकित के जो परिवार के लोग थे वो क्या कह रहे थे। नमस्कार नमस्कार। आप ही मुझे बताइए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस देश के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, आप हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ चाहिए आपको। सर मैं यही कहूँगा, जो ये मुस्लिम जो लोग हैं सर, जो ये सीए एनआरसी का जो विरोध, कितना बुरा विरोध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, प्रॉपर्टी जला रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने कितने घरों का नाश कर दिया सर। इसमें एक घर हमारा भी हो गया, इसमें हमारे घर का सर बर्बाद हो गया हमारा घर। सर भाई सर हमारे लिए ड्यूटी पर थे सर, वो ड्यूटी से आ रहे थे सर, ड्यूटी से आ रहे थे तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया। वो बाहर खड़े हुए थे, उनको पकड़ रहे, ड्यूटी से आ रहे थे सर। 4:30 बजे के आसपास वो ड्यूटी से आ रहे थे सर। आईबी में सर्विस करते हैं मेरे भाई, और वो यहाँ पे गली के बाहर पकड़ लिया उनको, पकड़ के उनको खींच के ले गए सर। भीड़ आई थी, पब्लिक आई थी, और पब्लिक खींच के सर पीछे ताहिर हुसैन एक निगम पार्षद है, उसका मकान है, उस मकान में खींच के ले गए। और ये मुझे पता नहीं वो उनको सपोर्ट कर रहा है या कैसे क्या कर रहा है, पर उसके मकान में ले जाके वहाँ पे यहाँ से 4 लड़कों को लेके जाएगा, 4 लड़कों को गए लेके। चारों लड़कों में अभी 3 लड़कों की बॉडी मिल चुकी है, एक की बॉडी नहीं मिली। यहाँ पे ऐसे लोगों के असामाजिक तत्व, जो कि हमको पता भी नहीं था कि ये कहाँ है, कहाँ से बुलाए गए हैं। इन्होंने सर पिस्टल से इस हिसाब से फायरिंग किया, हम खाली अपना बचाव कर रहे थे। काफी लड़कों की गोली लगी हॉस्पिटल में। ये चीज केवल आपके सिवा कोई नहीं दिखा सकता। नहीं, मैं इसीलिए मैं आपके पास आया, आप लोगों से मिलने के लिए मैं आया। भरोसा है कि जो आप दिखाएंगे वो और कोई नहीं दिखाएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी बात सब तक पहुंचे। काफी मीडिया ऐसी है, ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे हम सर दंगा करने नहीं उतरे थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें समय से पहले जगाया। नहीं तो मैं जानता था कि मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आएंगे और वो तस्वीर को बदल देंगे। मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि मैं आपसे मिलूं। प्लानिंग ये थी कि हमारे घर के अंदर हमारी बिल्डिंग जो है ये मतलब ये कश्मीर बनाना चाहते थे, दूसरा कश्मीर बनाना चाहते थे, और इन्होंने दूसरा कश्मीर बनाया है। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़े हैं। जब तक हमारे बच्चे जो इंजर्ड हुए, ये इंजर्ड नहीं हुए, ये हमारी बहनों को बचाने के लिए शहीद हुए। तो आपने ये देखा कि उस वक्त लोगों की जो भावनाएं थी क्या थी, और ये लोग इसलिए भी बहुत दुखी थे, परेशान थे और नाराज थे, गुस्से में थे, क्योंकि इनकी बात देश तक पहुंच नहीं रही थी। कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। नाइंसाफी इनके साथ हो रही थी और आरोप लग रहे थे कि ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं, ये लोग दंगे फैला रहे हैं। यानी कहानी बिल्कुल पलट कर रख दी थी इस देश के मीडिया ने। दंगों की साजिश को बहुत गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था और इसके लिए कई तरह के कोड वर्ड्स भी रखे गए थे। उदाहरण के लिए एक कोड वर्ड था ईद पर नैनीताल चलो, ये कोड वर्ड है। इसका अर्थ था कि सड़कों को ब्लॉक कर दो। दूसरा कोड वर्ड था चांद रात, जिसका मतलब था चक्का जाम करने से पहले की रात। दिल्ली में हुए दंगे 3 चरणों में इनको अंजाम दिया गया। पहले चरण के तहत विरोध प्रदर्शन हुए, दूसरे स्टेज में उसके तहत सड़कों को जैम किया गया और तीसरे चरण के तहत दंगों को अंजाम दिया गया। आप कह सकते हैं कि ताहिर हुसैन भले ही इन दंगों का मास्टरमाइंड था, लेकिन उसके साथ इसमें कई और किरदार भी थे। जैसे खालिद सैफी का काम लोगों को भड़काना था, उमर खालिद का काम पैसों का इंतजाम करना था और राजनीतिक समर्थन हासिल करना था, और ताहिर हुसैन का काम इन दंगों के लिए ज़रूरी लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराना था। ये काम इनके जिम्मे दिए गए थे। और अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट और पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है। The passport and travel details of the accused confirm that accused Khalid, ये खालिद सैफी की बात हो रही है, Khalid Saifi traveled outside India and met persons including Zakir Naik in order to get support and funds
फॉर स्प्रेडिंग दिस एजेंडा। तो ये खालिद सैफी बाहर जाता है, विदेश जाता है, और वहां जाकर ये किससे मिला? जाकिर नायक से, एक और ऐसा आदमी जो कट्टरपंथ फैला रहा है, कट्टरवाद फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के उस पर आरोप हैं, देशद्रोह के आरोप उस पर हैं, और इस समय वो भगोड़ा है। जाकिर नायक से ये मिलता है, उससे सपोर्ट मांगता है और उससे फंड्स मांगता है ताकि ये नफरत भारत में फैला सके। इन दंगों को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर पैसों की व्यवस्था की गई, क्योंकि बिना पैसे के कुछ होता नहीं। और जी न्यूज के हाथ जो कागजात आज लगे वो बताते हैं कि आरोपियों के बैंक अकाउंट्स में कैश के रूप में 1,62,40,00,000 रुपए जमा किए गए थे, दिए गए थे। वो भी मैं आपको बताता हूं। इनमें से 1,47,98,000 रुपए दिल्ली में 20 स्थानों पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन और दंगा करवाने पर खर्च हुए। इसी रकम से दंगों के लिए हथियार खरीदे गए। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि इसके लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि यूएई, ओमान जैसे देशों से, ओमान से भी पैसा आया, यूएई से भी पैसा आया। दंगों के जिन आरोपियों के पास सबसे ज्यादा पैसा आया उनके नाम है ताहिर हुसैन, मिरान हैदर, इशरत जहान, शिफा उर रहमान और खालिद सैफी। इनके पास पैसा आया, फंड्स आए। सबसे ज्यादा पैसा आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने अपने बैंक अकाउंट में और कैश के जरिए जमा किया था, और यह रकम थी 1,32,47,00,000 रुपए। इनमें से 1,29,00,000 रुपए विरोध प्रदर्शन, दंगों के लिए भीड़ जमा करने और हथियार खरीदने पर खर्च किए गए। सोचिए 1,30,00,000 रुपए लगभग इसके अकाउंट में कहां से आए। पूर्व पार्षद इशरत जहां के पास 5,41,000 रुपए आए। इनमें से 4,60,000 रुपए धरना प्रदर्शन और हथियार खरीदने पर खर्च हुए। शफीउर रहमान के पास 12,88,000 रुपए आए। इनमें से 5,55,000 रुपए उसे कतर, ओमान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से मिले। इनमें से विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के लिए 9,34,000 रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। दंगों के एक और आरोपी मिरान हैदर को कुल मिलाकर 5,46,000 रुपए मिले। इनमें से 2,67,000 रुपए दंगों के लिए निकाले गए। मिरान हैदर ही वो रजिस्टर मेंटेन करता था जिसमें इस पूरे लेन देन की जानकारी लिखी होती थी। और इसी तरह खालिद सैफी को बैंक ट्रांसफर और कैश के रूप में 6,23,000 रुपए हासिल हुए थे, जिनमें से 2,11,000 रुपए उसने दंगों पर खर्च किए और बाकी उसने अपनी जेब में शायद रख लिए होंगे। अंकित शर्मा की हम आपसे बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि इस व्यक्ति ने, ये जो ताहिर हुसैन नाम का आदमी है, इसने खुद बताया कि अंकित शर्मा को मैंने मरवाया था और उसकी हत्या करवा के उसकी लाश को एक नाले में फेंक दिया था। जिस पुलिया पर उसकी हत्या हुई, जिस नाले में उसे फेंक दिया गया, मैं उस जगह पर भी गया था, उस पुलिया पर गया था, उस नाले में पर मैं गया था, और वहां इतने सबूत थे कि अगर ठीक से जांच उस समय हो जाती, जो कि हमें लगता है कि हुई है, आज आपको पता चलेगा कि वहां क्या हुआ था। यह भी आप देखिए। चांद बाग की जो पुलिया है वहीं उसी पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, और जो लड़का जो था अंकित शर्मा, जो आईबी में काम करता था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई, उसका जो शव है वो यहीं इसी नाले से मिला था। ये नाला है यहाँ पर, इस नाले में से शव निकल रहे हैं, यानी उनको मारा जा रहा है लोगों को यहाँ पर, और उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको इस नाले में कहीं ना कहीं डाल दिया जा रहा है। तो अब तक कितने शव मिल चुके हैं यहाँ से? 3 मिले हैं अभी तक। तो 3 शव यहाँ तक अभी मिल चुके हैं इस नाले में से। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी और कई ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, और उनको ऐसा शक है कि इस नाले में और भी कई शव हो सकते हैं, उन्हें मारकर हो सकता है यहाँ डाल दिया होगा दंगाइयों ने। लेकिन ये जगह आप देख लीजिए, अंकित शर्मा का शव यहाँ से मिला था। बहुत ही गंदा नाला है ये, यहाँ जाली लगी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। ये जो नाला है, यहाँ से उनका शव मिला है। हम तो यहाँ खड़े होकर उन्हें सिर्फ श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप सब लोगों की तरफ से भी श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं। तो दंगों का ये पूरा फॉर्मूला है, दंगों का पूरा टेम्पलेट है, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उस समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में थे, वो क्यों हुए थे, उनका हाथ उसमें किस किस का हाथ था। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस देश के मीडिया ने उस समय पूरा जोर लगा दिया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कम से कम
एक बार इस देश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर लें, एक बयान भारत के खिलाफ दे दें, एक बार तो ये कह दें कि भारत में जो हो रहा है वो सही नहीं है, एक बार तो ये कह दें कि जहां जिस जगह पर मैं ठहरा हुआ हूं वहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर जो दंगे हो रहे हैं उससे मैं बहुत चिंतित हूं, और एक बार कम से कम कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया भारत के खिलाफ बात करने लगे, पूरी दुनिया ये सोचने लगे कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें सताया जा रहा है। जबकि दंगा किसने कराया, आज हमने आपको बता दिया। दंगे की योजना किसने बनाई, दंगे के लिए पैसा कहां से आया, इसमें शामिल कौन कौन लोग थे। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो उठता है इस देश के मीडिया पर, इस देश के बुद्धिजीवियों पर। यह सवाल उठता है कि उस समय आपको ये सारी बातें क्यों नहीं बताई गई थी, उस समय जो कहानी थी वो बिल्कुल पलट दी गई थी।